relation to contempt of court, commission of incitement to any offence। इस पे से कोई ऐसी चीज नहीं है जनाब स्पीकर जो इस स्पीच में हो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने की हो। नंबर एक। नंबर दो जनाब स्पीकर, आपको मैं क्लियर कट ये बता दूं कि यहां पे जब DGI-SPR ने कहा कि प्रायर ईयर्स की कमीशंस होने चाहिए, तो बहुत अच्छी बात है जनाब स्पीकर। हम लोग ये इस हाउस के जरिए ये डिमांड करते हैं कि फेल फॉर हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट भी पब्लिक होनी चाहिए, उसके साथ ओजड़ी कैंप इंक्वायरी रिपोर्ट भी सामने आनी चाहिए, उसके साथ जनाब स्पीकर एबटाबाद कमीशन रिपोर्ट भी सामने आनी चाहिए, उसके साथ साथ आर्मी पब्लिक स्कूल इंक्वायरी और कमीशन रिपोर्ट भी सामने आनी चाहिए, और मुल्क और कौम के सामने ये तारीखी जो रिपोर्ट्स और कमीशन है ये जरूर सामने आनी चाहिए। जनाब स्पीकर, यहां पे ये भी मैं कहता चलूं कि रूल ऑफ लॉ के जिस वक्त हम लोग बात करते हैं तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 फाजल जज हजरात ने एक लेटर लिखा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फैज ईसा साहब को और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, और उन्होंने अपने खत में जिस चीज को हाईलाइट किया, जिस पे रोशनी डाली, वो थी कि उनके काम पे और उनसे नीचे उनकी जो सबसर्विएंट या लोअर जुडिशरी है उनके काम पे इंटेलिजेंस एजेंसीज का, और उन्होंने नेम किया, उन्होंने जो नाम लिया ये ना आपने ना मैंने या इस हाउस के किसी मेंबर ने नहीं किया, ये उन जज हजरात ने बाय नेम किया, क्योंकि वो अंडर प्रेशर आए थे और उन्होंने कहा था कि उनके काम पे इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी कि ISI मुदाखलत कर रही है, उन लोगों के उनके एजेंट्स जाके उनके घरों में फायर क्रैकर्स फेंक रहे हैं, उनके घरों में जाके उनके एक फाजिल जज साहब के ब्रदर इन लॉ को बहनोई को ज़दकौब किया गया, आपके लोअर जुडिशरी के जजेस को थ्रेटन किया गया, उनके केस वर्क में, और वो सारे केस वर्क जो आपके जो केसेस थे जहां पे ये मुदाखलत हो रही थी, वो सब के सब केसेस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वजीर आजम इमरान खान साहब के, बुशरा बीबी के, मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब के, चौधरी परवेज इलाही साहब के, हमारे मिलिट्री कोर्ट्स के जो साथी हैं उनके केसेस में, या बाकी हमारे जो साथी हैं जो हमारी ख़वातीन पाबंद सलासल हैं, हमारे मर्द हजरात पाबंद सलासल हैं, उनके केसेस में जनाब स्पीकर ये सारी की सारी मुदाखलत हो रही थी, और ये उन्होंने ऑन रिकॉर्ड लाया। इसके साथ साथ जनाब स्पीकर ये पॉइंट बड़ा अहम है समझना कि जब एक मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं होता तो ये आप देख लें, इंटरनेशनल फाइनेंस की किसी भी टेक्स्ट बुक में आप कोई कोर्स इंटरनेशनल फाइनेंस का उठा के देखें, इंटरनेशनल लॉ का पहले चैप्टर का पहला सेंटेंस ही यहां पे होता है कि जिस मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं है वहां पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी कि बाहर से सरमायाकारी नहीं आती। वहां पे इसलिए नहीं आती जनाब स्पीकर कि उनका सरमाया या कैपिटल इनसिक्योर होता है, और वो आज अलमिया पाकिस्तान में हम लोग फेस कर रहे हैं। उन एग्रीमेंट्स में जो बाहर के मुल्क करते हैं जनाब स्पीकर किसी भी कंपनी के साथ पाकिस्तान में, वहां पे सबसे अहम चीज उस आर्बिट्रेशन क्लॉज जब आती है, तो आर्बिट्रेशन क्लॉज में आप खुद बिजनेस कर चुके हैं और करते हैं जनाब स्पीकर, आपको मालूम है कि आर्बिट्रेशन क्लॉज में एक क्लॉज आता है कि आपने इन केस ऑफ डिस्प्यूट कि कोई तनाज़ा आता है तो कौन से मुल्क के आप कोर्ट में जाके आर्बिट्रेशन करेंगे, और जब वहां पे लिखा जाता है कि पाकिस्तान की अदालतों में, तो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस सलाम करके तो चली जाती हैं, वो कहते हैं हमें मंजूर ही नहीं, वो इंग्लैंड या न्यूयॉर्क या दुनिया के किसी और कोर्ट को मंजूर कर लेती हैं, पाकिस्तान को नहीं करती जनाब स्पीकर। उसकी वजह यह है कि आज जो हमारी अदलिया में खुलम खुला जो एक मुदाखलत हो रही है, वो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस ट्रस्ट ही नहीं करते हैं कि इस मुदाखलत में कल को जब मुदाखलत होगी उनका सरमाया जो है वो गैर महफूज हो जाएगा। जनाब स्पीकर,
यहां पे मैं ये भी कहता चलूं, एक बहुत अहम बात कि आज एक नोटिफिकेशन भी निकला है यहीं से कि विमेन की रिजर्व सीट्स की जो खवातीन थी और जो माइनॉरिटीज के मेंबरान थे वो डी नोटिफाई हुए हैं, और ये पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ असेंबलीज में हुआ है। यहाँ पे मैं कहता चलूँ जनाब स्पीकर, मेरे दाईं तरफ यहाँ पे हमारे पार्टी के चेयरमैन बैरिस्टर गौर साहब मौजूद हैं, और मैं खुद, हम लोग इस फ्लोर ऑफ द हाउस से और हमारे सारे मेंबरान, हम लोग एजिटेट करते रहे डे वन से। जिस दिन से हमने यहाँ पे ओथ उठाया, ओथ टेकिंग के वक्त भी हमने बात की कि हाउस इनकम्प्लीट है, जो आप बुलडोजर इस्तेमाल करके, हुकूमत बुलडोजर इस्तेमाल करके, इलेक्शन कमीशन ने गैर आईनी तौर पे उन खवातीन और माइनॉरिटीज के मेंबरान को नोटिफाई करके यहाँ पे बहसियत घुसपैठिया या फिर स्ट्रेंजर ऑफ द हाउस लाए, उसके जरिए न वजीर आजम का इलेक्शन वैलिड है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट स्पीकर साहब, आपका हम लोग एहतराम करते हैं, न स्पीकर का इलेक्शन जो है वो वैलिड है, और ना ही डेप्यूटी स्पीकर का इलेक्शन वैलिड है, और ना ही प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का इलेक्शन वैलिड है। ये सारे के सारे इलेक्शंस इनवैलिड है। जनाब स्पीकर, हम लोग जी अपने टाइम पे सारी बातें कर लें जिन्होंने मर्जी है, पर यहां पे जनाब स्पीकर, यहां पे ये चीज क्लैरिटी होनी चाहिए। फिर जनाब स्पीकर, यहां पे बात आई कि 9 मई के हवाले से मटीरियल डैमेजेस के बारे में बात हुई, चलें उसके ऊपर भी बात करते हैं। तो जिस वक्त बेनजीर भुट्टो साहिबा का इंतकाल हुआ और जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ और शूटिंग अटेम्प्ट हुई, मेरी बात तो सुन ले भाई, मेरी बात या कंप्लीट करें तो आप सुन लेंगे बात जी। भाई मेरी बात आप सुन ले तो आप पटेल साहब, नो क्रॉस टॉक। आप जब मेरी बात कंप्लीट होगी, जिस बॉम्ब ब्लास्ट की वजह से उनको शहीद किया गया था जनाब स्पीकर, उसका उस वक्त जनाब स्पीकर, मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं कि जो पूरे मुल्क में वायलेंस हुई थी, उसकी आप या रकम आप या सामने लाएं जनाब स्पीकर, तो उसमें तकरीबन 27 दिसंबर 2007 को ये तकरीबन कॉस्ट बनती है जनाब स्पीकर $2 अरब, $2 बिलियन, और उस वक्त के एक्सचेंज रेट के हवाले से ये कॉस्ट तकरीबन बन जाती है 165 से 170 अरब रुपया। उसमें जनाब स्पीकर तकरीबन 63 रेलवे स्टेशन, 63 149 बोगीज, 29 लोकोमोटिव्स, इंजन्स, ट्रेन के इंजन्स, ये 2 दिन के अंदर अंदर ये तबाह बर्बाद हुए। और जनाब स्पीकर, कराची की या मैं बात करूं सिर्फ कराची की, तो जनाब स्पीकर, कराची में $1 अरब का उन 4-5 दिनों में नुकसान हुआ था कराची के शहर में, और उस वक्त का एक्सचेंज रेट आप लगाएं तो ये तकरीबन 80 से 90 अरब रुपए सिर्फ कराची की हम लोग बात कर रहे हैं।